हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल। आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। सेकेंड लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट हमारा बच गया था, उसी पार्ट को आज हम कवर करेंगे बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझो भाई। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, है ना। वेक्टर पढ़ रहे हैं सर। वेक्टर क्या है? जो लेकर जाएगा जीन को। इसके अंदर कितने सारे तरीके के वेक्टर हो सकते हैं सर? बहुत सारे हैं। कॉस्मिड है, फेसमिड है, बैक है, ये क्या प्लाज्मिड है। हमारा फेवरेट वेक्टर प्लाज्मिड। हम इस चैप्टर में प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। प्लाज्मिड क्या होता है सर? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर जनरली पाया जाता है। ये रहा आपके सामने। अब हमने इसकी खास बातें क्या देखी? ये हमने आर्टिफिशियली बनाया। ये है PBr 322। PBr क्या है? प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज। इसलिए P छोटा है, B और R बड़े हैं, क्योंकि ये किसी के नाम है। और आप जानते हो कि नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये लैब नंबर 322 में बनाया गया था। तो प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज ने बनाया। ये हमारा प्यारा सा प्लाज्मिड है। आप इस प्लाज्मिड के अंदर कई सारी चीजें देख रहे हो सर। ORI हम जान चुके हैं बात। रोप आगे बताऊंगा क्या होता है, इसका फंक्शन भी आगे बताऊंगा। ORI रोप तो हो गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हमने इसके अंदर ORI तो पढ़ा ही था, साथ ही साथ हमने इसकी क्लोनिंग साइट्स भी पढ़ ली थी। क्लोनिंग साइट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स पढ़ ली थी। ये वो साइट्स होती है बच्चों जहां पर जाके रेस्ट्रिक्शन RE जाके कट मार देता है। जैसे ये SAL1 की है, ये BAM-H1 की है, ये HINDI3 की है, ये CLAV1 की है, EcoR1, PVU1, PST1, PVU2, ये सब इनके साइट्स हैं। ये सब क्या है? RE है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इन सब की यहाँ पर साइट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है? ये सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये वाला जीन जो आपको पिंक दिख रहा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और ये वाला जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब आप देख रहे हो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, सर इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का हमारे में क्या काम? वेक्टर के अंदर जो प्लाज्मिड बनाया बॉलीवर रॉड्रिगुएज ने, क्या जरूरत थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाने की? इसके अंदर इसकी जरूरत कहां पड़ती है आप समझो। यहां पर साइट है BAM-H1 की, SAL1 की, PST1 की, PU1 की, PVU1 की। ये साइट्स प्रेजेंट है इनके ऊपर। मान लो अगर मैंने अपने प्लाज्मिड को BAM-H1 से काटा, तो यहां से कटेगा, जैसी कटेगा खुल जाएगा। खुलने के बाद मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। मान लो यहां पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया। तो मुझे बताओ कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के यहां आने के बाद क्या ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट रहेगा? सर बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों सर? आपने इतना बड़ा जीन था, बीच में से काट के कुछ और डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जो जीन था वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे आपने कुछ और इंसर्ट किया, ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट रहा ही नहीं, तो आपने इसका सीक्वेंस खराब कर दिया सर। तो ये तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। जैसे आपने इंसर्ट किया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इनएक्टिवेट हो गया। सर क्या कर रहे हैं इन सबसे? पता क्या करेंगे मेरे बच्चों? इन सबको हम यूज करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। सर वो क्या होता है, समझो बात को। एक चीज देखो, मैंने बोला कि बच्चों यहां से समझो, ये आपका वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर के अंदर जैसे ही मैं कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डालता हूं, यहां पर ये इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और ये इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। जैसे ही इंसर्ट किया तो क्या बना? जैसे ही इंसर्ट किया क्या बना? कुछ ऐसा बना होगा। मैंने इंसर्ट कहां किया? इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में। तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो ऐसा ही है नॉर्मल। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या आ गया बच्चों? बीच में आ गया आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जीन ऑफ इंटरेस्ट ने इसके अंदर एंट्री मार ली। अब ध्यान से समझना, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि आपने इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को बीच में डाल के। तो आपने क्या कर दिया? इसका इंसर्शनल
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया है। इन्हीं से अब हम पता लगाएंगे क्या कंडीशन तो 3 बनेगी। भाई ये सब काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा है ना, आप देख थोड़ी पा रहे हो कि ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर ऐसा हो गया, ये सब नहीं देख पा रहे हो आप। तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, आपके पास ये 3 कंडीशन बनेगी। ये 3 कंडीशन बनेगी। पहला, आपने क्या किया, इसको आपका ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है मेरे बच्चों, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप इसके अंदर डालोगे। आप तो मानकर बैठे हो कि मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, हो सकता है इसके अंदर इंसर्ट ही ना हुआ हो, सारा वेक्टर ही पढ़ाओ, खाली सिर्फ वेक्टर ही पढ़ाओ, सारा का सारा क्या पढ़ाओ, वेक्टर पढ़ाओ। अब ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया, इसको इंसर्ट किया, आपने तो समझा ही है, इंसर्ट हुआ इसके अंदर। पहली बात, पहला चीज इंसर्ट ही नहीं हुआ, कोई कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ। दूसरा, इंसर्ट तो हो गया लेकिन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं था, वो इंसर्ट हो गया, यही इंसर्ट हो गया, देखो। तीसरी बात, सर इंसर्ट भी हुआ और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हुआ, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे एक चीज समझो, जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ मैंने उसको क्या बोल दिया कि ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। इसके अंदर इंसर्ट तो हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो हो गया बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट कैसा है, ट्रांसफॉर्मेंट विद कैसा, रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट, सर नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ये इसमें गया ही नहीं। हमारे ये भी काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है सर, जो ट्रांसफॉर्म भी हो जाए, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, हमारे काम का तो यही है, खाली हमें तो यही कराना था। तो अब इन 3 कंडीशंस में से कुछ भी हो सकता है, आपको थोड़ी दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो आप तो। अब जब आपने किया तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कुछ ऐसा मार्कर लगाऊंगा, कुछ ऐसा चेक पॉइंट लगाऊंगा, कुछ ऐसा चेक करूंगा, मार्क कर दूंगा और मेरे को पता चल जाएगा कि यही मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करना चाहते हो ना, तो उसी के लिए लगते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। वो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं उसकी अभी हम बात करने वाले हैं, ध्यान समझना। ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सिलेक्शन करेंगे आपका किसका, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद रिकॉम्बिनेंट सेल। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट का जो सेल होगा, जो होस्ट सेल होगा, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट होना चाहिए बच्चे, उसको सेलेक्ट करोगे आप। अब सेलेक्टेबल मार्कर 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर। सर ये कैसे हमें बताएगा, कैसे हमारा सेलेक्ट करेगा, डिटेल बात करूंगा मैं, तो ध्यान से बनना। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये सब क्या है, ये सब आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। सर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैसे पता लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और उसके बाद उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट का बिल्कुल बात करेंगे, ध्यान समझना। दूसरी हम बात करेंगे क्या, एक जीन सिंथेसाइजिंग, सॉरी एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन होगा, उसको भी सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे उसकी भी मैं बात करूंगा। अब मेरे को आपको यही बातें बतानी है 2। अब ध्यान से देखिएगा, आप एक चीज समझो, आपने क्या किया, आपको पता करना है ना, आपको पता करना है ना क्या, ये तीनों का, ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो जाएगा ना। इसका क्लोन यहाँ कैसे आएगा, चलो कोई नहीं, आप ऐसे देखो, देखो बेटा, आपको क्या पता करना है, आपको एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा और तीसरा सेल ये रहा। ये कैसा मेरे बच्चों, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना।
तो यानी कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर नॉर्मल था ये, और इसके अंदर यहाँ पे देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ पर भी ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो एकदम ठीक है, लेकिन हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जरा। तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, खो दिया इसने, क्योंकि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा डाल गया। अब ध्यान से देखना, अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमें इसको सिलेक्ट करना है, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, हमने क्या किया, एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम ले लिया, इनको, इन तीनों को एम्पेसिलिन वाले मीडियम में डाला, तीनों को एम्पेसिलिन वाले मीडियम में डाला। क्या होगा, क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला जो होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला क्या एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन इसके पास है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन इनके पास है, दोनों के पास है, इसके पास नहीं है। तो क्या होगा भाई, ये एम्पिसिलिन वाला तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला तो मर जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ही नहीं इसके पास, ये दोनों बच गए। अब हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि ये वाला है कि ये वाला है, उसको भी बताता हूँ। फिर आपने ट्रांसफॉर्मेंट को क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेंट सारे बच गए, ट्रांसफॉर्मेंट विल सर्वाइव, सारे के सारे सर्वाइव करेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दूंगा। अब टेट्रासाइक्लिन में क्या होगा, जैसे ही मैं डालूंगा तो बच्चों रिकॉम्बिनेंट वाला क्या होगा, जल्दी बताओ, रिकॉम्बिनेंट वाला क्या होगा, ये मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था, ये वाला क्या हो जाएगा, डाई, ये वाला क्या होगा, सर्वाइव। ठीक है ना, तो आपने देखा कि ये वाले तो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे ये वाले तो, और ये वाले आपके जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है बच्चों, वो आपके सर्वाइव करेंगे। बात समझ में आए, ये सर्वाइव करेंगे, ये बच जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मरे हैं वही आपके क्या है, वही ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, आपने पता करने के चक्कर में आपने इसको पता लगाना था, इसको सिलेक्ट करना था, उसी को मार दिया। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसका हम रेप्लिका प्लेटिंग कर लेंगे, ऑलरेडी इसका रेप्लिका प्लेटिंग करके रखेंगे हम जब इसके एक डिश के अंदर होंगे, मतलब एक मीडियम में होंगे, मान लो ये सारे थे क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। तो ये वाले तो इसमें मर गए, है ना, ये वाले भी मर जाएंगे, ये वाले बचेंगे। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, इसका एक रेप्लिका बना लिया। रेप्लिका कैसे बनाते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट है, मेरा एवोल्यूशन के लेक्चर में भी देख सकते हो आप, मैंने वहां पे डिटेल बताया हुआ है। एक ब्लॉक लेते हैं, उस वुडन ब्लॉक लेते हैं, उसके ऊपर एक वेलवेट का कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे छाप देंगे, तो कुछ बैक्टीरिया इसके ऊपर आ जाएंगे। भाई इसके ऊपर तो करोड़ों बैक्टीरिया होंगे, कुछ लाखों बैक्टीरिया इसके ऊपर आ जाएंगे। मैं दूसरी प्लेट लूंगा, मीडियम लूंगा, उसके अंदर छाप दूंगा, कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाएंगे, धीरे धीरे करके डिवाइड करके फिर वो करोड़ों हो जाएंगे। ऐसी दूसरी एक रेप्लिका प्लेट बन गई। आपने रेप्लिका बना लिया, ये सारा खेल रेप्लिका के ऊपर कर लिया, आपको दिख गया कि ये वाले तो मर गए हैं, जो मरे हैं अब, यानी कि इसके करने के बाद जो मरे हैं, मैं देख लूंगा कि ये वाली कॉलोनी मर गई है, मेरी मास्टर प्लेट में वही कॉलोनी जो मरी है ना, जो रेप्लिका प्लेट के अंदर जो कॉलोनी मरी है, मेरी वही कॉलोनी क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट है, जाके ओरिजिनल वाली में देख लूंगा, मेरे को क्लियर समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, बिल्कुल है, एनसीईआरटी लिखती है कि ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है इसकी। इस प्रोसीजर में बच्चों रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ती है, फिर उसमें चेक करना पड़ता है, फिर उसमें देखना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बड़ा प्रॉब्लम है। आपने सिलेक्ट तो कर लिया, आपका ट्रांसफॉर्मेंट है, इसलिए सिलेक्टेबल मार्कर्स लगाए जाते हैं। चलो मैं दूसरा आसान तरीका बताता हूं जो एनसीईआरटी बोलती है, एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन है सिलेक्टेबल मार्कर, लैक-जी जीन, याद आ रहा है कुछ, किसकी याद आ रही है, जेनेटिक्स टू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की याद आ रही है ना। हमें पता है कि लैक-जी जीन हमने लैक ऑपरॉन में पढ़ा था, जो कि क्या बना रहा था, सोच के बताओ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलो इसी की बात कम करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये हमारा प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये हमारा प्लाज्मिड है,
ठीक है जी, इस प्लाज्मिड के अंदर Z जीन प्रेजेंट है, Z जीन है। अब ये Z जीन क्या करता है, कोड करता है, आपको पता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, गैलेक्टोज ब्लू कलर देता है किसमें, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक्स गॉल की प्रेजेंस में। मतलब क्या होगा इसको समझते हैं, ध्यान से देखो। नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो मेरे बच्चों होगा क्या, हमने क्या किया, यहां पर इस जगह पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। जैसे ही मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां डालूंगा तो मुझे बताओ कि इसका क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, यानी कि Z जीन काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, नहीं बनाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, नॉन रिकॉम्बिनेंट, अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है। मेरे को यही तो पहचानना था कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, ठीक है जी। अब रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, अब रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, आपको रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानना है। आप बोलोगे सर पहले ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो बता दो। भाई पहले ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसको मैं मार दूंगा, फिर इस ट्रांसफॉर्मेंट में से मेरे को रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को चेक करना है, मेरे को ये चाहिए। तो सर पहले इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, इसको जैसे मैंने पहले एलिमिनेट किया था वैसे ही कर दूंगा। एम्पेसिलिन डालूंगा, एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन ले रखा है मैंने, अभी भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले रखा है, उसको डाला, सीधा मैंने इनको एलिमिनेट कर दिया इसी मेथड से। इस मेथड से मैंने क्या किया, एम्पेसिलिन डाला, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मेरे मर गए, ठीक है ना, मेरे ट्रांसफॉर्मेंट बचा। ट्रांसफॉर्मेंट मारने के लिए यहाँ पर बड़ा तामझाम करना पड़ रहा है, रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ रही है, हमें रेप्लिका प्लेट से ही तो बचना है। ध्यान से देखो, तो रेप्लिका प्लेट से ही बचना है हमें, बहुत अच्छी बात है। तो रेप्लिका प्लेट से कैसे बचे, अब इस ट्रांसफॉर्मेंट में ये वाला होगा, ये वाला होगा, इसको कैसे चेक करें कि ये वाला हमारा सेलेक्ट हो जाए और ये मरे बिना, रेप्लिका प्लेट बनानी ना पड़े, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा तो ये Z जीन एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया तो मेरा Z जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ उसका। बिल्कुल बात समझ में आती। तो मेरे बच्चों मान लो कि अभी Z जीन एक्टिव है, रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, यानी कि आपका ये है, बढ़िया Z जीन काम कर रहा है, ये रहा, ठीक है जी। Z जीन बढ़िया काम कर रहा है, क्या बना रहा है सर, Z जीन से निकला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या किया, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने आपका लैक्टोज हमने डाला, लैक्टोज की प्रेजेंस में इसको तोड़ दिया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, आपके पास गैलेक्टोज आ गया। अब हमने क्या डाला, अब हमने एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला जिसका नाम था एक्सगॉल, और आप जानते हो जैसे इसके अंदर मैंने डाला ना, इन दोनों ने कंबाइन करके मेरे को ब्लू कलर दे दिया, ब्लू कलर, मेरे ब्लू कलर की कॉलोनीज आ गई बैक्टीरिया की, बात समझ में आई, ब्लू कलर की कॉलोनीज आ गई। लेकिन अगर यहां पर Z जीन एक्टिव हो जाता है, Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा, तो लैक्टोज का इसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, ना बनेगा गैलेक्टोज। जैसे ही इसके अंदर मैं कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालूंगा एक्सगॉल, तो ये ब्लू कलर देगा, नहीं देगा सर, ये तो व्हाइट कलर दे देगा, ये तो व्हाइट कलर दे देगा। क्यों सर, एक्सगॉल गैलेक्टोज की प्रेजेंस में तो देता है, एक्सगॉल गैलेक्टोज आएगा ही नहीं, गैलेक्टोज क्यों नहीं आया, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आएगा, लैक्टोज टूटेगा नहीं, गैलेक्टोज बनेगा नहीं, गैलेक्टोज आएगा नहीं, तो ये ब्लू कलर देगा नहीं, व्हाइट कलर। अब मेरे को सिंपल सी बात समझ में आती है, मैं सीधा क्या करूंगा, सबसे पहले लैक्टोज डाल दूंगा और इसके अंदर एक्सगॉल डाल दूंगा। अगर टूट गया, अगर मेरे को ब्लू कलर आया तो समझ में आ गया कि वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्या ब्लू कलर क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर व्हाइट कलर आया तो समझ में आ गया कि वो रिकॉम्बिनेंट है। व्हाइट कलर कॉलोनीज देखोगे आप सीधा समझ जाओगे कि रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब सेलेक्ट कर लो उसको,
मरा भी नहीं, रेप्लिका प्लेट भी नहीं बनानी पड़ी, कम्बरसम प्रोसेस नहीं है, इजी है थोड़ा। ये सिर्फ पहचानने के लिए होता है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि पहले ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानोगे आप किससे? एंटीबायोटिक से, एम्पिसिलिन से पहचान लोगे। तो मैं इस मेथड को आगे यूज करूंगा पूरा, क्या एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन तो है, पता करने के लिए रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट पूरा प्रोसेस करना है, तो एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगेगा और एक एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन लगेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है जी? इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। कुछ वेक्टर के एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं। तो पहला, अब मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर जो है, ध्यान से समझना, वेक्टर जो है, इस वेक्टर के पास ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। इसके पास क्लोनिंग साइट होती है ताकि ये क्लोन बना सके। इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर भी होता है ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। इसके दो तरीके थे, एक पहला तरीका भी हमने पढ़ा, क्या सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। दूसरा तरीका एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन। ठीक है जी, ये हमने बातें की हैं अभी तक। अभी हमने देखा कि वेक्टर जो है हमारा सबसे प्यारा वेक्टर प्लाज्मिड। चलो देखो इसकी बात है। प्लाज्मिड जो होता है वो प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज होता है। प्लाज्मिड आपका क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑटोनॉमस, खुद से रेप्लिकेट करता है, किसी की जरूरत नहीं है इसको कि भाई मैं बैक्टीरिया के मेन डीएनए के पास जाऊंगा उससे मदद मांगूंगा। नो, अपने आप रेप्लिकेट करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लेके बैठा है। क्लियर है बात? जैसे एक एग्जांपल है PBR 322, ये रहा आपके सामने PBR 322। यहाँ पर आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किसके लिए काम आ रहे हैं? सर सेलेक्टेबल मार्कर। ये सारे क्या हैं बच्चों? ये किस सारे के सारे आपके क्लोनिंग साइट्स है। किसकी? रेस्ट्रिक्शन साइट है इन सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। ये आपके पास ORI हो गया। तो ध्यान से देखो, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज, हम पहले बात कर चुके हैं। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया है बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जीन। ठीक है जी। अब वेक्टर कितने तरीके के हैं? हमने तो प्लाज्मिड पढ़ लिया, प्लाज्मिड का हमने प्लाज्मिड पढ़ा, ध्यान समझना। प्लाज्मिड के अलावा ये दोनों भी है, ये दोनों भी प्लाज्मिड है। हमने PBR 322 पढ़ा ना, इसके अलावा भी होते हैं, आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। प्लाज्मिड ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना था, इसलिए PUC 18 PUC 19 लिखते हैं। ये भी बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए डालने के, मतलब जीन ट्रांसफर करने के काम आता है। दूसरा TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये यूज होते हैं आपके डाइकॉट प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए। डिटेल आगे बताऊंगा, डिटेल पढ़ना में कैसे पूरा प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन जो प्लाज्मिड है, देखो वेक्टर जो है, वेक्टर तो कई तरीके के। हमने एक बात किया प्लाज्मिड की, अभी हमने प्लाज्मिड की बातें की हैं। इसके अलावा फेजमिड, कॉस्मिड वगैरह सब है। कौन सा वेक्टर यूज करूं मैं फेजमिड यूज करूं, मैं बैक यूज करूं, मैं याक यूज करूं, मैं प्लाज्मिड यूज करूं, मैं कौन सा वेक्टर यूज करूं, इसको ये किस बात पे निर्भर करेगा, किस बात पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका जीन इतने KB का है, इतने किलो बेस पेयर का है, ठीक है, 0.5 to 8 किलो बेस पेयर का है, तो आप प्लाज्मिड का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने वायरस को एज ए वेक्टर ले लिया। वायरस को भी तो हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं इसमें ट्रांसफर करने के लिए। बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज, ये वायरस के पास ऑटोमेटिक टेंडेंसी है अपना जीन होस्ट सेल के अंदर डाल के रेप्लिकेट करता है। हम क्या करेंगे, जो अपना जीन डाल रहा है ना, हम उसकी जगह अपना जीन डाल देंगे। कैसे करते हैं डिटेल बात करूंगा आगे। तो आप समझ रहे हो कि ये बैक्टीरियोफाज जो है, ये किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डालने के काम आएगा। रेट्रोवायरस होते हैं, जैसे एड्स का वायरस है, HIV एक रेट्रोवायरस है। वो क्या करता है, अपना जीन खुद से हमारे सेल के अंदर डाल के हमें वीक बनाता है, तोड़ के निकल जाता है सेल को। अपने हमारे सेल के अंदर कोई भी वायरस होस्ट सेल के अंदर जाके अपना डीएनए डाल के रेप्लिकेट करता है।
ये बात आप जानते हो। तो ये किसके अंदर करेगा सर? ये एनिमल्स के अंदर करेगा। ठीक है जी। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, नाम ही बता रहा है कि ये प्लांट्स में करेगा। तो हम वायरस को भी एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हमारा डिजायर्ड जीन इतने किलो बेस पेयर का होगा, 9 to 23 किलो बेस पेयर का होगा। ठीक है। अब और है कॉस्मिड है, अगर आपको इतना बड़ा जीन ट्रांसफर करना है, इतना बड़ा पार्ट ट्रांसफर करना है, तो आपका कॉस्मिड है। आपको बैक कब यूज करोगे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जब आपका 50 से 300 केबी तक का साइज हो जीन ट्रांसफर का। आप यैक कब यूज करोगे? अब देखो साइज, अब देखो 1000 केबी से 2500 केबी तक का अगर आपको जीन, इतना बड़ा जीन ट्रांसफर करना है, तो आप यैक का यूज करोगे। नॉर्मल आपका प्लाज्मिड काम नहीं करेगा। प्लाज्मिड तो छोटू सा जीन लेकर जा सकता है। अभी तो हमें छोटू जीन पहुंचाने थे इसलिए प्लाज्मिड ले लिया। ऐसे ही आप लोगों को पता है कि इन दोनों को हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, भाई वहां तो बहुत सारा जीन था ना, हमें जल्दी जल्दी हमारे पार्ट रेप्लिकेट कराने थे, बड़े बड़े पार्ट रेप्लिकेट कराने थे। छोटे छोटे करते तो कितने पार्ट्स में करते हैं, एक बार में ही बड़ा कर लेते हैं यार। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है हमने बैक और यैक को ज्यादा यूज किया, क्योंकि बड़े बड़े एक बार में ही रेप्लिकेट हो रहे थे। हमारे पास बहुत सारा काम था, छोटे छोटे टुकड़ों में रेप्लिकेट करूंगा बहुत समय लगेगा, बड़े बड़े पार्ट को रेप्लिकेट करने के काम आया वहां पर। ठीक है। तो ये नीट में सवाल भी आ चुका है कि बैक और यैक जो होते हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किए गए थे। ठीक है जी। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर लिया जाए? एक तो ये होस्ट सेल पे डिपेंड करता है, और एक साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। भाई डिजायर्ड जीन कितना बड़ा है उस पे डिपेंड करेगा, प्लस होस्ट सेल पे भी करेगा। यैक को आप सिर्फ यीस्ट सेल में डाल पाओगे, बैक आप सिर्फ बैक्टीरियल सेल में डाल पाओगे, कॉस्मिड भी आप बैक्टीरियल सेल में डाल पाओगे। आपको एनिमल सेल में डालना है तो रेट्रोवायरस यूज कर लो। बात समझ में आई? तो आपको किस होस्ट में डालना है और कितना बड़ा जीन डालना है, साइज क्या है जीन का और होस्ट कौन सा है, उस बेसिस पे मैं अपना प्लाज्मिड चुनता हूं। बात समझ में आई? तो यही था टोटल आपके प्लाज्मिड या वेक्टर के बारे में। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। पूरे डिटेल, इस हमने टूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम बात करेंगे पूरा डिटेल प्रोसीजर्स की। ठीक है ना?